अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोविड-19 का इशू है वो दिन ब दिन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो न सिर्फ ये कि कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो हलाक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद में भी मुसलसल इजाफ़ा देखने में आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि हुकूमत जो है वो अभी तक लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन में ही फंसी हुई है। ताहाल सिचुएशन यही है, कहीं लॉकडाउन हो गया, कहीं स्मार्ट लॉकडाउन हो गया। तो ये है सिचुएशन जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है। दूसरी अहम बात जो अब होने वाली है, यानी कि कल खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश होने वाला है, उसमें लोगों को क्या तवक्कात हैं ये वक्तन फवक्तन हम आपको दिखाते रहते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जहां एक तरफ हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे कि अब सिचुएशन क्या है और आपको मिलवाएंगे एक डॉक्टर से, वहां प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस बजट के हवाले से और जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में उस हवाले से। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है रिजवान कुंडी, जो कि डॉक्टर रिजवान कुंडी जो कि सदर हैं YDA के, और इस वक्त HMC में अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत बड़ा कह रही है, रोज़ की बुनियाद पर ब्रीफिंग होती है कि हमने डॉक्टरों को, हस्पतालों को ये दे दिया, वो दे दिया, सिचुएशन बिल्कुल ठीक है, बेड्स अवेलेबल हैं, हर किस्म की सहूलत जो है वो अवेलेबल है, चाहे PPE के मामला हो या ओवरऑल दूसरी जो तिब्बी सहूलतों की बात है। तो हुकूमत मुतमईन है, क्या डॉक्टर भी मुतमईन है या नहीं है, और ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है ये जानेंगे हम डॉक्टर रिजवान कुंडी से। कुंडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊंगी डायरेक्ट इस सवाल पर कि डॉक्टर के मुताबिक आप बार बार कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रहे हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है वो क्या है? जैसे कि आप सबको पता है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अस्पतालों में कोरोना वबा की सूरत हाल अब शिद्दत इख्तियार कर गई है। कोरोना वार्ड्स में जो बेड्स मुख्तस किए गए थे वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह कोरोना ICUs में भी बेड्स ख़त्म हो चुके हैं। अगर हालात यही रहते हैं और हालात पर काबू ना पाया गया तो इस वक्त तकरीबन 40% हमारा तिबी हमला भी कोरोना का शिकार हो चुका है। तो आने वाले चंद दिनों में ऐसा ना हो कि अस्पतालों में कोई भी तिबी हमला ना बच जाए। तो हम जो हुकूमत से बार बार डिमांड कर रहे थे कि लॉकडाउन की तरफ जाए, लॉकडाउन का ये फ़ायदा होता है कि हमें टाइम मिल जाता है और जो पेशेंट हम एडमिट नहीं कर सकते उनमें ये होता है कि पेशेंट सेहतयाब हो के घर जाते हैं और अगले पेशेंट को हम एडमिट कर सकते हैं। तो इस वजह से बार बार हम हुकूमत से पहले भी रिक्वेस्ट कर रहे थे और अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लॉकडाउन की जो पॉलिसी है उसको उस पर दोबारा नज़रसानी की जाए। ये तो स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हम तो कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं ताकि जो केसेस में जो रेशो में जो इजाफा हो रहा है कम से कम हम उनको कंट्रोल कर सके। डॉक्टर साहब, एक बहुत अजीब सी बात हमें ये भी पता चली है, अब हुकूमत इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। जैसा कि आपने कहा कि नहीं बेड्स नहीं है, हुकूमत कहती है कि नहीं बेड्स हैं। इसी तरह हमारे पास मर्दान से अगर हम बात करें तो ये भी इतलात पहुंची है कि वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो गई तो फिर रेफर करना पड़ा मरीजों को पेशावर की तरफ। क्या इसमें कोई हकीकत है कि वाकई ऑक्सीजन का मसला है? एग्जैक्टली इस वक्त जो यंग डॉक्टर्स है या जो डॉक्टर्स है तिब्बी हमला है वो न सिर्फ कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं बल्कि हमें कई मुश्किलात के भी सामना है। एक तरफ हमें आवाम के नामुनासिब रवैयों का भी सामना है, सिक्योरिटी एक्ट ना होने की वजह से हमें तशद्दुद के वाक़ियात में भी इजाफा हो रहा है। तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई में भी कमी, 2-3 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि मर्दान के स्पेसिफिकली मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में ऑक्सीजन ना होने की वजह से केसेस जो है ना वो पेशावर रेफर करते रहे। अब ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर किए गए तकरीबन वहाँ पे जो केसेस आ रहे थे चूंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि ऐसे पेशेंट जिनको हम घर पे आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि जो कोरोना मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट में उसमें मेन रोल ऑक्सीजन का है, तो हम कुछ पेशेंट को घरों पे भी आइसोलेट करते हैं। लेकिन प्राइवेट माफिया की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों की कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो चुका है। तो हुकूमत से हमारी ये एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इन माफिया के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि ये जो कीमतों में जो इजाफा हो गया, पहले मास्क
की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब जब ऑक्सीजन की सप्लाई मतलब ख़त्म हो चुकी है और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है तो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई भी रोक दिए। तो हुकूमत इनके खिलाफ भी एक्शन ले। दूसरी बात यह है कि जिन इलाकों में कोरोना के इतने केसेस नहीं है, जैसे कि अगर मैं मिसाल दूँ DI खान की, स्वात की या किसी और डिस्ट्रिक्ट की, तो हुकूमत को चाहिए कि टाइम से कि कोरोना केसेस में इजाफा होने से पहले इन इलाकों में इन चीज़ों की सप्लाई यकीनी बनाए कि वहाँ पे पहले से ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करे, वहाँ पे वेंटिलेटर्स हों, वहाँ पे डॉक्टर्स कमी ना आए। तो अगर हुकूमत पहले से तवज्जो देती तो ये ऐसे हालात नहीं होंगे जैसे कि हम 2 दिन पहले मर्दान में देख रहे थे कि वो के सारे केसेस जो है ना वो पेशावर रेफर करते रहे। अच्छा, एक और बात भी है रिजवान साहब कि ये जो हमारे जो DHQs हैं या THQs हैं, क्या ये इतने सफिशेंट हैं कि अगर कोई मरीज़ इन इलाकों में हमारे मुख्तलिफ अजला में प्रॉब्लमेटिक हो गया है तो क्या उसको वहाँ पे इलाज फराम किया जा सके? देखो, ये हुकूमत के विल पे डिपेंड करता है और पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर हुकूमत के विल हो तो सब कुछ पॉसिबल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें 2-3 तरह के पेशेंट होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें वैन की ज़रूरत होती है, कुछ पेशेंट हम उनको सिर्फ आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कर लेते हैं जिनको सिर्फ ऑक्सीजन या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। थर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम देखें हम उन्हें घरों में ही आइसोलेट कर लेते हैं। तो DHQ लेवल पे अगर वैन की फैसिलिटी नहीं है, अगर वैन्स है लेकिन वहाँ पे वैन्स को चलाने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, जो कि अक्सर नहीं है, जो कि अक्सर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स को कम से कम हम ऐसे अस्पतालों में कम से कम हम आइसोलेशन वार्ड्स बना सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि एक तो जो मेन टीचिंग हॉस्पिटल है पेशावर की उन पे बोझ भी कम हो जाएगा, उन लोगों की अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ट्रीटमेंट भी हो जाएगी। तो 3 महीने हो गए कि अभी तक हमने नहीं बनाए। तो इसमें जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की कभी सामना है, हमें वहाँ पे वेंटिलेटर्स भी नहीं है, वहाँ पे जो है ना वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में कुछ इंटरव्यूज भी कंडक्ट कर रहे हैं तो ये मेडिकल ऑफिसर भी चले जाएंगे। लेकिन ये है कि ये लॉकडाउन का फायदा चले जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का फायदा यही होता है कि जो जिन कमियों का हमें एहसास हो जाता है कम कम वो जो डिफिशिएंसीज होते हैं वो हम पूरा कर लेते हैं। सपोज वैन नहीं है, वैन प्रोवाइड कर ले, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर प्रोवाइड कर ले, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन वो लगा ले। तो लॉकडाउन का ये भी फायदा होता है। सही है। अच्छा, एक अहम इशू जो है वो टेस्टिंग कैपेसिटी का है। टेस्ट करा लिया, 11 दिन हो गए और टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसी सूरत हाल का क्यों हमें सामना है? क्या वाकई ये सच है? मुझे खुद कई डॉक्टरों ने भी बताया कि हमारे अपने टेस्ट 11 दिन के बाद रिजल्ट हमें मिला। तो इसमें क्या होगा फिर? एग्जैक्टली, टेस्टिंग कैपेसिटी पहले ही दिन से हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के पहले दिन से कम रही है। उसका नुकसान ये होता है कि अक्सर औकात हमें टेस्ट रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसका नुकसान न सिर्फ पेशेंट को बल्कि डॉक्टर्स को भी होता है, क्योंकि अक्सर औकात डॉक्टर सिम्टोमेटिक होने के बावजूद भी वो ड्यूटीज करते हैं जो न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नुकसानदेह है बल्कि उनके अपने कोलीग्स के लिए भी नुकसानदेह है। और साथ में जो पेशेंट्स हम देखते हैं शायद वो नेगेटिव हो लेकिन मे भी हमारी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। तो हुकूमत से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तो टेस्टिंग कैपेसिटी कुछ बढ़ा दी है, लेकिन अगर मैं मिसाल दूं, सपोज लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की, सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल और सबसे पुराना अस्पताल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है, लेकिन अभी तक वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे। मतलब वो लोग भी वहाँ पे सैंपल्स लेके खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी भिजवा रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि हर हॉस्पिटल बेस पे अपने टेस्ट होने चाहिए ताकि टाइम पे डॉक्टरों को भी, हेल्थ एम्प्लॉइज को भी और साथ में पेशेंट्स को भी टाइम पे टेस्ट मिले ताकि ये जो इन्फेक्टिविटी रेशियो ये कम हो जाए। पेशेंट्स को भी फायदा होगा और हेल्थ एम्प्लॉइज को भी फायदा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सूबे में हेल्थ एम्प्लॉइज की कमी है। और अगर हमारी वजह से हमारे कुलीग हो चुके हैं अभी तक तकरीबन 450 से ज्यादा हमारे डॉक्टर्स पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं पूरे हेल्थ एम्प्लॉइज की बात करूं तो तकरीबन 1300-1400 के करीब हमारे हेल्थ एम्प्लॉइज पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन आप 1300-1400 कह रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर आप 450 के करीब बता रहे हैं। तो जो हमें शाम को ब्रीफिंग में डेटा बताया जाता है उसमें और आपके डेटा में तो बहुत फर्क है। नहीं, हमारे पास जो डेटा आता है, जो कोलीग्स हमसे हमारे जो कोलीग्स होते हैं अस्पतालों में जो डेटा हमारे साथ शेयर करते हैं हम उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं और वो हम अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं, क्योंकि हमें रोज़ उनका पूछना पड़ता है, उनके आइसोलेशन और उनके खुराक वगैरह का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो हम जो डेटा बता रहे हैं वो इंशाल्लाह रियलिटी में ये है। अच्छा, अब चूंकि ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ये डायलिसिस के जो मरीज हैं उनका एक बड़ा मसला चल रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो टेस्ट
टेस्ट का रिजल्ट है वो डिले है, फिर वो कह रहे हैं कि जो डायलिसिस के लिए जा रहा है उसके लिए पहले ये रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आया वो कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसकी मरीज़ की सिचुएशन है। तो ऐसे में आप फिर क्या कर रहे हैं? देखो, ये पेंडेमिक हुकूमत के लिए, स्पेसिफिकली हेल्थ मिनिस्टर के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि न सिर्फ आपको कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है बल्कि साथ में और भी डिजीज़ हैं। लाइक अगर मैं जैसे कि आपने बताया डायलिसिस वाले पेशेंट्स हो गए, इसी तरह अल्लाह ना करे आपके लिए डेंगू भी एक चैलेंज है, इसी तरह आपके लिए पोलियो भी एक चैलेंज है, मलेरिया प्रोग्राम भी आपके लिए चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस आपने फेस करने हैं। तो इस टाइम जो डायलिसिस का इशू चल रहा है, इसमें ये होता है कि नॉर्मली डायलिसिस वाले पेशेंट वीकली 2 टाइम्स हमारे पास आते हैं, उनका हम डायलिसिस कर लेते हैं। लेकिन अब जब वबा आई है कोरोना में, तो उसमें कोरोना टेस्ट ज़रूरी होता है। इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक पेशेंट की वजह से ऐसा ना हो कि दूसरे मरीज़ इन्फेक्ट ना हो जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो अल्लाह ना करे एक पेशेंट की वजह से सारे मरीज़ जो है ना वो इन्फेक्ट ना हो जाए। तो इस वजह से हमने ये प्रोटोकॉल रख दिए है कि सबसे पहले टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट के बाद रिजल्ट आने के बाद आपकी डायलिसिस होगी। नहीं, तो लेकिन अगर 11 दिन रिजल्ट नहीं आता तो वो मरीज क्या करे फिर? एग्जैक्टली, इसमें इस वजह से हम हुकूमत से रिक्वेस्ट भी करते हैं, हमने बात भी की हुई है कि जो ऐसे पेशेंट जिनको इमरजेंसी बेस पे मतलब उनके रिजल्ट्स आने चाहिए, उसमें हमारे डायलिसिस वाले पेशेंट भी आते हैं कि अगर आज उनके सैंपल्स हम देते हैं तो उसी दिन उनके रिजल्ट्स भी आने चाहिए। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। हो जाएगा। असल में टेस्टिंग कैपेसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों उनका जो निज़ाम है वो हमें बताया गया कि क्रैश कर जाता है बाज़ों का, तो ये प्रॉब्लम होता है। फिर आपको जो है प्राइवेट में जाना पड़ता है, और प्राइवेट में 7 से 10 हज़ार रुपए का जो टेस्ट है वो हो रहा है, और जाहिर है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऊपर से प्राइवेट अस्पतालों ने जो इस वक्त मरीजों की खाल खींचना शुरू कर दी है, वो भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्लियर कर दी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी और उन्होंने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि चाहे वो बेड्स की सूरत हाल है, चाहे वो ओवरऑल बिहेवियर की सूरत हाल है, चाहे हुकूमत की विल की सूरत हाल है, या फिर वो ऑक्सीजन वगैरह के जो प्रॉब्लम थे, और स्पेशली जो टेस्टिंग कैपेसिटी के हवाले से हम बार बार निशानदेही करते रहते हैं, मसाइल जूं के तू मौजूद हैं। तो इन मसाइल को देखना है हुकूमत ने और संजीदगी से इनकी तरफ तवज्जो भी देनी है। अब हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी से कि उन्हें आने वाले बजट से किस किस्म की तवक्कात है, और जो मौजूदा सूबे की सूरत हाल है, अगर हम बिजनेस कम्युनिटी की बात करें तो वो अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं हुकूमत से, उन्हें किस किस्म की शिकायत हैं, उनके मसले मसाइल, उनकी मुश्किलात क्या हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक बचाने से पहले हम बात कर रहे थे कोविड-19 के हवाले से, और जो सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी। अब प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, क्योंकि कल सूबाई हुकूमत जो है वो अपना बजट पेश कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की। हमारे साथ इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के, खैबर पख्तूनख्वा की बिजनेस कम्युनिटी के 4 अहम लोग मौजूद हैं। तारुफ मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर खालिद साहब हैं, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के, सर आपका शुक्रिया। शराफत अली साहब हैं, बहुत नामी ग्रामी नाम पेशावर का, सदर मरकजी तंजीम ताजरान खैबर पख्तूनख्वा। सैयद सिराजुद्दीन साहब हैं, साबका चेयरमैन है PCD के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निसारुल्लाह खान साहब, सदर हैं मोबाइल एक्सेसरीज के, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। शराफत साहब, आपसे ही शुरू करती हूँ। ताजरों की जब बात होती है तो ताजिर बिरादरी हमेशा हुकूमत से नाला ही नजर आई है, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला था, फिर BRT का मामला था, अब कोविड के हवाले से भी सिचुएशन देखें। इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या बजट के हवाले से आपसे कोई राय ली गई है? सबसे पहली बात यह है कि सबसे ज़्यादा और सबसे तकलीफ दे तबका जो है ना हुकूमत के लिए, हुकूमत जिसको तकलीफ देती है और तकलीफ दे के मेरे ख्याल में राहत महसूस करती है, वो हमारा ताजिर कम्युनिटी है, वो बिज़नेस कम्युनिटी है।
اور خاص طور پہ میرے صوبے میں تو حال ایسا ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب محمود خان صاحب نہایت ادب احترام اور معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ پردہ نشین ہوئے ہیں. اور صرف کووڈ میں وہ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ انہوں نے کی ہے. کووڈ میں ہم نے ان کا دیدار کیا ہے اور پتہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے پتہ نہیں لگتا, لیکن انہوں نے ہمیں ایک دفعہ دیدار اپنا کروایا ہے. اور اس کے بعد آج 2 سال ہونے والے ہیں, ہماری کسی قسم کی کوئی میٹنگ, کوئی رابطہ صوبائی حکومت کے ساتھ بالکل نہیں ہے. اور نہ ہی صوبائی حکومت نے بجٹ کے لیے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ کیا. ہمارے ساتھ صوبائی حکومت نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا. شاہ صاحب یہ تھوڑا سا آپ نے کہا حکومت نے رابطہ نہیں کیا, کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے؟ نہیں, پہلے حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے تھے, ہم اپنی تحریری سفارشات دیتے تھے, ہم میٹنگ اس کے ساتھ کرتے تھے, وزیر خزانہ کرتا تھا, چیف منسٹر صاحبان کرتے تھے. گو کہ وہ بھی ان تجاویز کو اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن ہمارے ساتھ رابطہ ضرور ہوتا تھا. اس حکومت نے تو ضرورت ہی محسوس نہیں کی. اور دوسری بات ہے, کووڈ کی صورتحال آپ دیکھیں, آپ نے بی آر ٹی کا ذکر کیا, آپ نے ماشاءاللہ دہشت گردی کا ذکر کیا, تو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ تاجر ہوا ہے, وہ دکاندار ہوا ہے, وہ ہٹیوال ہوا ہے. اب سب سے زیادہ جب وہ ہوا ہے تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے کسی قسم کی نہ ریلیف کو ہمیں دیا ہے, نہ ریلیف پیکیج دیا ہے. حکومت جو ایک کہہ رہی تھی کہ کووڈ کے لیے ہم فلاں کام کر رہے ہیں, فلاں کام کر رہے ہیں, ہم اتنا سب سے بڑا بجٹ دے رہے ہیں, سب سے بڑا یہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تاجروں کے لیے کیا دیا ہے. آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے 12,000 روپے مہینہ لوگوں کو, 12,000 روپے آپ نے لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت دیا چھوٹے طبقے کو جو دہاڑی دار تھے. اچھی بات ہے, ہم اس پہ خوش ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا, آپ نے ایکسپورٹرز کو تقریباً 200 ارب روپے کے ان کے ریفنڈ دیے, بہت اچھی بات ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اس صوبے کی, اس پاکستان کی تاجر برادری کم از کم 60 سے 80 لاکھ دکاندار پاکستان میں موجود ہے, اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ جو کہ سفید پوش طبقہ ہے, جو کہ آپ سے قرضہ بھی نہیں لیتا, جو آپ کے ساتھ اپنے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتا اور ٹیکس دیتا ہے. تو آپ نے اس کو کیا ریلیف دی؟ ہم نے پچھلے کئی عرصے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے. صحیح, پراپرٹی ٹیکس کا ہمارا مسئلہ صوبائی حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. پراپرٹی ٹیکس میں ہماری تجویز یہ ہے کہ جو پہلے پیمائش سسٹم تھا پراپرٹی ٹیکس کا کہ بھئی جس کی دکان جتنے فٹ ہے, اسکوائر فٹ جو بھی اس کا ہے, اس کے مطابق ریٹ لگایا جائے. وہ سسٹم چل رہا تھا, بہت کامیابی سے چل رہا تھا. اس میں یہ تھا کہ بیچ کا جو آدمی تھا, مڈل مین جو تھا, وہ ختم ہو گیا تھا. لیکن اب اس حکومت نے آ کے وہ مڈل مین کو دوبارہ بیچ میں ڈال دیا ہے. اگر میں پیسے دے کر, اگر میں کسی کی مٹھی گرم کر اپنا ٹیکس 5,000 روپے کرواتا ہوں اور میرے خالد صاحب یا سراج صاحب یا نثار اللہ خان صاحب پیسے نہیں دیتے, تو ان کا ٹیکس وہ اسی دکان, اسی میجرمنٹ پہ, اسی پیمائش پہ 25-30 ہزار روپے ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ براہ مہربانی اس کو اسی طرح پیمائش کے سسٹم کو دوبارہ لایا جائے, تاکہ ہم حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع کرانا چاہتے ہیں, ہم کسی کی جیب کے لیے نہیں دینا چاہتے. تھوڑا سا ڈاکٹر خالد صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بجٹ سے ایکسپیکٹیشن, آپ جس چیز کو لے کے چل رہے ہیں, کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پری کووڈ کے حوالے سے بات کریں, تو اس وقت پشاور کا تاجر مین اپنے لیے کیا ریلیف مانگ رہا ہے حکومت؟ دیکھیں جی, ہمارے جو کیمسٹ حضرات ہیں, میں کیمسٹ حوالے سے بات کروں گا. اس وقت جون کے اینڈ میں ہزاروں کی تعداد میں لائسنسز ایکسپائر ہو رہے ہیں. ہمیں اس وقت ان لائسنسز کے رینیول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے, انہی لائسنس کیٹیگری بی سی کا مسئلہ ہمارا چل رہا ہے ان کے ساتھ. ہم نے احتجاج بھی کیا, روڈ بھی بلاک کیا. خٹک صاحب کی حکومت تھی, خٹک صاحب کی حکومت سے لے کے ابھی تک یہ تیسرا منسٹر ہے جس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ کیٹیگری بی اور سی کا مسئلہ کیا ہے, لیکن حکومت سمجھنے سے قاصر ہے. حکومت نے ابھی تک ہمیں کوئی بھی اس کا حل نہیں دیا. کوششیں جاری ہیں, محنت جاری ہے, بات چیت جاری ہے, اور میرا خیال ہے کوئی 7واں کے 8واں ہیلتھ سیکٹری ہے یہ, کہ جس کو ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کیٹیگری بی کیا ہوتا ہے, کیٹیگری سی کیا ہوتا ہے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کے لیے مجھے نہیں علم, ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے نہیں علم, سمجھنا نہیں چاہتے, یہ مجھے نہیں علم. لیکن میں اور میری ٹیم جو ڈسٹرکٹ پشاور کی ٹیم ہے, جو صوبے کی ٹیم ہے, میں نے خود بھی منسٹر کے ساتھ میٹنگز کی ہیں, میں نے سیکٹریز کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہیں, ہم نے احتجاج کیا تھا, ہم نے روڈ بلاک کیا تھا, جی ٹی روڈ 3 گھنٹے بلاک رہا ہے. اس کے باوجود گورنمنٹ کو ابھی تک اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا. اچھا, آپ کے لائسنس کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اور دوسری کوئی بات,
میری جو ایک ہی ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ پورے پاکستان میں کاروباری کو کاروبار کرنے دیا جائے. صحیح. اس کا کاروبار نہ کنٹرول کریں. آپ اس کا کاروبار کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا. آپ مجھے کمانے دیں پیسہ, میں کما سکتا ہوں, مجھے کمانے کا کوئی طریقہ نہ بتائیں. میں آپ سے قرضہ بھی نہیں مانگتا ہوں, میں آپ سے کچھ چیز نہیں مانگتا ہوں, میں آپ سے صرف سہولت مانگتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نثار صاحب کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں, پھر ہم سراج صاحب کی طرف آئیں گے. نثار صاحب, آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے حکومت سے؟ میں اسی جو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ موبائلز پہ ٹیکس کم کر دیا گیا ہے, لیکن بدقسمتی سے اسی ماہ کی 9 تاریخ کو ہم پہ 400% ٹیکس لگایا گیا ہے بجٹ سے پہلے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر ہمارے بزنس کمیونٹی کو یہ کس طرح اس نے ٹیکس کم کیا ہے. موبائل انڈسٹری پہلے سے پی ٹی اے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک. موبائل انڈسٹری کے ساتھ 21 لاکھ خاندانوں کو واسطہ ہے, اور اسی بجٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید بزنس کمیونٹی برباد ہو جائے گی, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ 400% ایک چیز پہ بجٹ سے پہلے سے لگایا. بجٹ میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈیمی ہے. اگر ہم صوبے کو کہیں گے تو صوبے اس چیز میں بے اختیار ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس نے یہ زحمت نہیں کی کہ چلو ہم سے پوچھ لے کہ یار ہم پسماندہ صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے کیا مسائل ہیں. اس نے کچھ اس سلسلے میں ہم سے کوئی بات نہیں کی ہے. صحیح, آپ سے کوئی بات نہیں کی. تو ابھی آپ کوئی ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں, یہی آپ کا ایشو ہے؟ جی, ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم یہ کوارنٹین جو ہم نے گزارا ہے, لاک ڈاؤن میں ہمیں ایک اسی بجٹ میں ایک منی بجٹ ہمارے لیے بھی لون کا کر دے. اچھا. کہ ہمارے تاجر بھائی کو جو نقصان ہوا ہے بغیر سود کے. سراج صاحب ذرا آپ کی طرف آتے ہیں. ساتھیوں نے یہ جو باتیں بتائیں وہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مسلسل آپ کی طرف سے ڈیمانڈز جا رہی ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ایسا قدم اس وقت آنے والے بجٹ میں اٹھانا چاہیے کہ جو کہ پشاور کی اوور آل بزنس کمیونٹی جو ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہو, اس کے لیے تھوڑا سا وہ سانس لے سکے؟ میرے خیال سے یہ اس کو سیل ٹیکس کم کرنا چاہیے, 17% سے 9% کرنا چاہیے. نمبر 2, جو نثار صاحب نے بھی بات کی ہے, عوام کو, تاجروں کو ریلیف دینا چاہیے, بغیر سود کے قرضہ دینا چاہیے کہ یہ سسٹم چلتا رہے, ورنہ لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہے. دکان میں جو سرمایہ تو وہ کھانا شروع کر دیا انہوں نے, مطلب اپنا سرمایہ کھانا شروع کر دیا ہے. تیسری بات جو چیئرمین صاحب نے بھی کی ہے, ہمارے پی سی ڈی اے چیئرمین صاحب نے, یہ ڈرگ رول 2017 میں نافذ ہوئے تھے ہماری میڈیسن والوں پر, اور 2018 میں ہمارے احتجاج ہوا اور ایک ایگریمنٹ ہوا سی ایم ہاؤس میں پرویز خٹک کی سربراہی میں, اور انہوں نے کہا عید کے بعد ہم آپ سے کیٹیگری بی کا ایگزام لیں گے. وہ ہو گئے 5 عیدیں گزر گئی ہیں, اس میں ابھی تک ایگزام نہیں لیا, اور 30 جون کو سب صوبے کی لائسنس ایکسپائر ہو رہے ہیں. جب لائسنس ایکسپائر ہو جاتا ہے تو میڈیسن کا ڈسٹریبیوٹر ادھر اسٹاک نہیں دیتا, یہ نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا, مطلب دوائیاں شارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. انہوں نے پہلے پیٹرول شارٹ کیا, پھر چینی شارٹ کی, پھر آٹا شارٹ کیا. میرے خیال سے 30 جون کے بعد پھر میڈیسن نہیں ملے گی. ان کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے وزیر خزانہ صاحب سے یا کسی اور مطلب سی ایم صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ ہماری درخواست پڑی ہوئی ہے, تیمور جگڑا صاحب کے ساتھ ایک ہماری میٹنگ بھی ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں جلد از جلد بجٹ کے بعد آپ سے رابطہ کرتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ رولز ہیں فوراً کریں, کیونکہ ہمارے لائسنس ایکسپائر ہو گئے, پھر ہمیں میڈیسن نہیں ملے گی, پھر کس طرح ہم خدمت کر سکیں گے؟ ہم تو خدمت کر رہے ہیں. اور جو مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کیٹیگری بی کا, کیونکہ اب تو ایگزام نہیں ہو سکتے, عارضی طور پر اس کو معطل کیا جائے, کیونکہ اس میں 23-24 شکیں تھی.
जो हमने सब मान लिए हैं। अगर इन्होंने कहा है कि बोर्ड चेंज करें, हमने कर दिया। इन्होंने कहा एसी लगाए, हमने कर दिया। इन्होंने कहा दुकान के आगे शीशे लगाए, हमने वो लगा लिए। अब मसला रह गया कैटेगरी बी का, एग्जाम का, जो इन्होंने वादा किया था ईद उल फितर के बाद लेंगे 2018 में, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, अभी तक इन्होंने नहीं लिया। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। ठीक है, और अभी तक नहीं हुआ। अभी तक बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? बजट तो मैंने आपको पहले कहा है कि IMF के लिए मेरे ख्याल इनको टैक्स माफ करने चाहिए, कुछ मेडिसिन पर भी, कि लोगों को हम सहूलत दे सके। जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, फैक्ट्रियों को कास्ट महंगी हो रही है, तो फिर आवाम पर ये बोझ डलेगा। इनको सहूलत देनी चाहिए इस टाइम। मतलब हर वक्त हम पर इनके टैक्स लगते हैं, तो इस बार तो रियायत करनी चाहिए। इस कोरोना की वजह से, इस कोरोना की वजह से हम पर जो क्राइसिस आए, इसको ख़त्म करने के लिए इनको टैक्स आधे करने चाहिए। टेक्निकल लोग इनको बुलाने चाहिए। मेरे ख्याल ये मुल्क नहीं चला सकते। अगर चला सकते तो 2 साल में ये चला लेते। मेरे ख्याल से टेक्निकल लोग इनको साथ लाना चाहिए। और ये क्राइसिस में ही जा रहा है मुल्क। हम खुद परेशान है, मतलब बरादरी भी परेशान है और भी परेशान है। इसके हल निकालना चाहिए कि इस मुल्क को चलाना किस तरह है। टेक्निकल टीम तो हमारे पास है शाफत साहब। असल में बात ये आपने जैसे फरमाया कि रियासत कैसे चलेगी, तो रियासत को चलाने के लिए गुड गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। ठीक। और गुड गवर्नेंस जो है ना जी, वो नापैद है हमारे मुल्क में। अगर ये गवर्नेंस गुड हो जाए तो मेरे ख्याल में रियासत को चलने में आसानी होगी। जैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि हम तो टैक्स, हमें कारोबार करने दें, आप जितना मर्जी टैक्स हमसे ले लें, लेकिन हमें कारोबार तो करने दें ना। दूसरी बात मैं एक अर्ज करूँ कि सुबह के हवाले से कोई बजट आ रहा है, कैपरा है कि इन्होंने इदारा बनाया हुआ है यहाँ पे जो FBI के तर्ज पे काम करता है। वो इसमें उन्होंने FBI से लोग लिए हुए हैं, उसमें हायर किए हुए हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो वो मुकम्मल तौर पे वो कैपरे के हिसाब से वो हमारे मोबाइल एक्सेसरीज के दुकानों पे जो बच्चे बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, मोबाइल ठीक कर रहे होते हैं, उनको भी तंग करते हैं। होटल वालों को तंग करते हैं कि भाई आप इतना टैक्स दो, तो वो उनका टैक्स भी जो है वो डबल फिगर में है। तो हमारी इनकी गुजारिश ये है कि एक कोविड के सिलसिले में और इस कोविड के वजह से जो मसाइल आए हैं, आप मेहरबानी ये करें कि इस कैपरा की जो एक्सरसाइज है उसको फ़िलहाल मुअत्तल करें कम से कम 3 साल के लिए। और आपके पास यहाँ पे मौजूद है खैबर बैंक, जो आपका अपना बैंक है, हमारा बैंक है। तो इसके ज़रिए जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि बिला सूद कर्जा में दे। और आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ मैडम कि हमारे फाइनेंस कमीशन में जो अवार्ड हमें हर साल होता है, उसमें 1% हमें दहशतगर्दी का मिल रहा है, वो तकरीबन पिछले 10-12 सालों से। अब वो दहशतगर्दी का 1% तकरीबन 37 से 38 से 40 अरब रुपया बनता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है हुकूमत से कि जनाब ये जो 1% आपको दहशतगर्दी के नाम पे आप लेते हो, उसमें से कुछ हिस्सा आप पुलिस की बेहतरी पे खर्च करो, आधा हिस्सा, और 50% हमारे ताजरों पे खर्च करो कि ताजर जो है वो उससे रिलीफ ले, कारोबार करे, काम करे, उसको आप सहूलत दे ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे सके। और आखिर में मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके पास हमारे सूबे की कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है। आप इंडस्ट्री को इंसेंटिव्स दें ताकि यहाँ से बेरोज़गारी कम हो सके। ठीक है। पेशावर की ये एक बिजनेस कम्युनिटी की क्रीम है जिनके साथ इस वक्त हम बैठे हुए हैं। पेशावर की कम से कम बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हुकूमतों से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रही। उनके पास बड़ी अच्छी सजेशंस है और वो चाह रहे हैं कि कुछ टेक्निकल बंदे हों जो इन तजवीज़ को सुने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर तो सुनने वाला ही कोई नहीं बकौल पेशावर की बिजनेस कम्युनिटी के। तो जनाब सुनिए इनकी बातें, क्योंकि यही आपकी रीढ़ की हड्डी हैं जिन्होंने आपको टैक्स देना है और जिन्होंने इस मुल्क के निज़ाम को चलाने में आपको मदद देनी है। हमारी तरफ से इतना ही। हमने 2 मुख्तलिफ इशू आपके सामने रखे और कोशिश की है कि एक जो एग्जैक्ट रियल पिक्चर है वो आपके सामने रख सकें। हमारी तरफ से इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट से फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।